जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सबकी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तस्वीर नजर आ रही है आपको? जी व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है पीछे? क्लियर है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ठीक हो गया जी। चलें जी, आज हमने स्टार्ट करना है पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़मुद्दीन। इससे पहले हमने नवाबजादा लियाकत अली खान तक पढ़ लिया था, 1947 से लेकर उनका टन्योर, उनका दौरे हुकूमत, और उनमें जो भी अहम मामला थे, वाक़यात थे, वो हमने स्टडी कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है ख्वाजा नाज़मुद्दीन। याद रखें कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे ये पहले गवर्नर जनरल थे। वजीर आजम पाकिस्तान बनने से पहले, ये वजीर आजम बनने से पहले गवर्नर जनरल थे। एक चीज का मैं इजाफा कर देता हूं, वजीर आजम और गवर्नर जनरल दोनों ही ओहदे इनके पास थे। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे और पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। अब हम चलते हैं जी स्टोरी की तरफ, हकायक की तरफ, कि वो किस तरह दूसरे वजीर आजम पाकिस्तान बने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 16 अक्टूबर 1951 को जो कंपनी बाग है, जिसको आजकल लियाकत बाग कहते हैं, वहां पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद जो गौर मानी और मलक गुलाम मोहम्मद थे, ये आपस में डिसाइड करते हैं कि नई जो कबीना है उसका वजीर आजम मलक गुलाम मोहम्मद को होना चाहिए। जी ये कौन डिसाइड करते हैं? दो बंदे, गौर मानी प्लस मलक गुलाम मोहम्मद। ये दो जो शख्स हैं ये कबीना के अंदर थे। लियाकत अली खान की तो कबीना थी, उसके अंदर ये दोनों ही गुजरा थे। अब लियाकत अली खान जो थे वो चाहते थे इन दोनों को निकालना, मरने से पहले, कत्ल होने से पहले उनका ये प्लान था, इरादा बन गया था कि दोनों को कैबिनेट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स। उनकी शहादत के बाद दोनों ने फैसला किया कि जो अगला वजीर आजम है वो किसको बनना चाहिए? नेक्स्ट वजीर आजम जो है मलक गुलाम मोहम्मद को, मलक गुलाम मोहम्मद, ये जी ये नेक्स्ट वजीर आजम इसको होना चाहिए। दोनों फैसला कर लेते हैं आपस में ही, और बाकी जो साथ दूसरे कैबिनेट के लोग होते हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। जो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, ये उस वक्त मरी नथिया गली के अंदर थे, और ये अगले दिन ही पिंडी पहुंचते हैं और वहां आकर गौर मानी और मलक गुलाम मोहम्मद जो थे, मलक गुलाम मोहम्मद उस वक्त फिनांस मिनिस्टर थे, पहले फिनांस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना थे, और इनका अहम असर और रसूख था कैबिनेट के अंदर। ये प्लीज आवाज बंद कर दें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। ये इसको जी साइलेंट कर दें, माइक ऑफ कर दें जी। तो मैं आपको बता रहा था कि दोनों डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे ये रावलपिंडी पहुंच जाते हैं, और लियाकत अली खान की तजदीद व तकफीन, यानी कि उनको दफन करने से पहले ही सियासी अकाबरीन ये फैसला कर लेते हैं कि जो वजीर आजम पाकिस्तान वो कौन होगा? वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन खुद होंगे। और
जो मलक गुलाम मोहम्मद हैं ये गवर्नर जनरल होंगे, ये गवर्नर जनरल इनको बना दिया जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है जी ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन खुद ही डिसाइड करते हैं कि जी मैं गवर्नर जनरल नहीं रहना चाहता, अब मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ। क्योंकि वो देख लेते हैं कि जो गवर्नर जनरल है उसका जो काम है सिर्फ आईनी इस्लाहात के लिए है, आईनी की तरह, जबकि जो असल मामला हैं गवर्नमेंट चलाने के वो वजीर आजम को स्ट्रॉन्ग समझते थे प्राइम मिनिस्टर को। इसलिए उन्होंने कहा जी मैं खुद वजीर आजम बनूंगा और मलक गुलाम मोहम्मद जो हैं वो क्या बनेंगे? वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। लो जी, जब ये डिसाइड हो जाता है तो 17 अक्टूबर को ही अगले दिन यानी कि लियाकत अली खान की शहादत के अगले दिन ही जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैं ये पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम बन जाते हैं और मलक गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मलक जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे दूसरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये तबीयत के बड़े नरम थे, कुछ मजाज थे, कायदे आजम के करीब तरीन साथियों में से, लेकिन इनमें सलाहियत नहीं थी, फुकदान था, अवामी नुमाइंदगी करने से ये कासर थे और इसके अलावा ये फैसला नहीं लेते थे। जज जो फैसले की कुव्वत है इनमें कुव्वत इरादी बहुत कम थी, फैसले की कुव्वत बिल्कुल नहीं थी। किसमें? ख्वाजा नाज़मुद्दीन में। ख्वाजा नाज़मुद्दीन फैसला जल्दी नहीं ले सकते थे, बल्कि जो अपने दूसरे दोस्त अहबाब थे, मुशीर थे, उनसे ज़्यादा सलाह मशवरा, उनके जो मशवरों पर ज़्यादा चलते थे, खुद से कोई फैसला करने में जल्दी नहीं करते थे। इसलिए लेकिन ये शरीफ नफस और पाकिस्तान तहरीक का एक अहम रुकन होने की वजह से जो इवाम थी, मैस थी, उनमें इनकी एक मकबूलियत थी कायदे आज़म और लियाकत अली के बाद। अब है इनके दौरे हुकूमत के कुछ अहम वाक़यात जो हम स्टडी करते हैं और इसमें 2-3 जो हैं अहम टॉपिक हैं इनके दौरे हुकूमत के अंदर ही, और ये पेपर में आ भी चुके हैं, आ भी सकते हैं, ये बात पक्की है जी। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से लाजमी है, कम से कम 1 तो पक्का है। अब हम इसके वाक़यात पढ़ते हैं जी, इनके दौरे हुकूमत के अंदर जो वाक़यात हुए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के वजीर आजम बनते ही सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर हुआ था, खारजा पॉलिसी। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट जो था पाकिस्तान का वो खारजा पॉलिसी चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई कि जो हमारा झुकाव था वो बरतानिया की तरफ हो गया। अब हम किसी भी सूरत में बरतानिया से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी था। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने जो मिस्र की नहर सवेज जो है उसका जो मसला था, सवेज एक इलाका भी है, नहर भी है, उधर जो बरतानिया ने अपनी फौजें उतार दी थी, सवेज भी थी। ये इलाके में बरतानिया ने अपनी फौजें उतार दी और कब्जा कर लिया इस इलाके पर। मिस्र के इलाका स्वेज। अब पाकिस्तान जो था उसने खुलकर उसको कंडेम नहीं किया,
जिससे क्या हुआ कि मिस्र के साथ हमारे जो तल्लुकात थे वो खराब हो गए और मिस्र का झुकाव किधर चला गया, मिस्र का झुकाव चला गया इंडिया की तरफ, भारत की तरफ। अब हमारी जो पॉलिसी थी ये, क्योंकि बरतानी नवाज थी, हम बरतानिया से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, झुकाव हमारा उधर हो गया, तो हमने मिस्र को नाराज कर दिया। मिस्र का झुकाव जो था वो पाकिस्तान से हट के इंडिया की तरफ चला गया। इसके अलावा क्या हुआ जी, इसके अलावा ये हुआ कि जो ईरान था, ईरान पर भी जो बरतानिया था उसने पाबंदियां लगा दी, क्योंकि ईरान ने तेल को मियां गया था, यानी अपनी गवर्नमेंट की कस्टडी में ले लिया था, जिसको बरतानिया ने तस्लीम नहीं किया था। अब हुआ क्या कि इधर भी जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैं, इन्होंने बरतानिया की तरफदारी की और ईरान की सपोर्ट नहीं की, जिससे क्या हुआ कि ईरान के मामला खराब हो गए। लेकिन वो काम छोटी सी मुद्दत के लिए, क्योंकि ईरान में जो हुकूमत थी वो टूट गई, तो रजा शाह पहलवी आ गए, जिससे मामला थोड़े से दब गए। लेकिन हमने ईरान को भी नाराज कर दिया था बरतानिया की खातिर, इसलिए हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल बरतानिया की तरफ झुकाव रखती थी। अब आते हैं जी इससे अगले मसले की तरफ। अगला मसला क्या है जी, अगला मसला था खुराक का बुरहान। खुराक का, इधर लिख देता हूं नंबर 2। जी, खुराक का बुरहान जो था, ख्वाजा नाज़मुद्दीन का अहम वाकया, जो अगर आपसे कोई पूछ ले कि उनके दौरे हुकूमत का कोई अहम वाकया बयान करें, तो वो सबसे अहम मसला खुराक का मसला था, गंदम का मसला था। गंदम गल्ला उगाओ मुहिम में ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने 1952 में, यानी कि 1952 1952 1952 में गल्ला उगाओ मुहिम में ख्वाजा नाज़मुद्दीन एज ए चीफ गेस्ट गए और उन्होंने ऐलान किया कि इस साल जो है हमें खुराक की किल्लत का मसला नहीं होगा, गंदम की किल्लत का मसला नहीं होगा, लेकिन ठीक 2 माह के बाद, आफ्टर 2 मंथ जी, 2 माह के बाद गंदम की किल्लत पैदा होगी मुल्क में। और लोग जो थे खाने को, गंदम को तरस गए, लोग पैसे लेके फिरते थे, लेकिन गंदम आटा नहीं मिलता था। और जलसे जुलूसों लोगों ने किए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, आटा डे बनाया गया। आटा डे और आटा जुलूस याद रखें, आटा डे, आटा डे प्लस आटा जुलूस। सवाल आ जाए कि आटा डे किसके दौरे हुकूमत में मनाया गया, तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत में आटा डे मनाया गया था। आटा नहीं मिलता था, जिससे लोगों ने आटा डे मनाया और आटे के जुलूस भी किए, जलसे भी किए आटा हासिल करने के लिए। और पाकिस्तान जो था ये आटा डे और आटा जुलूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही। सॉरी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आटा डे और आटा जुलूस इंग्लिश में पूछा जाएगा जब, तो कैसे पूछा जाएगा? ऐसे ही पूछा जाएगा जी, आटा डे का नाम आटा डे ही आएगा, उधर भी आटा डे, या ज्यादा कह लें फ्लोर डे। लेकिन चूंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो सेम उसी तरह ही आ जाती हैं, आटा डे या फ्लोर डे, लेकिन फ्लोर डे कम ही आएगा, आटा डे आएगा, आटा जुलूस इसी तरह लिखा हुआ आएगा। तो ये कब या गंदम का बुरहान, आपको क्वेश्चन असल में वो इस तरह देगा कि गंदम का बुरहान, ये क्वेश्चन आया है 2020 में या 21 में, मुझे अब एक्चुअल याद नहीं है, लाजमी आया है लेक्चरर हिस्ट्री के पेपर में कि गंदम का बुरहान किसके दौरे हुकूमत में या किसकी दौरे वज़ारत उज़्मा में आया, तो वो था ख्वाजा नाज़मुद्दीन। गंदम का बुरहान लिख लें
आटे का बुरहान लिख लें, खुराक का बुरहान लिख लें, ये तीनों सेम है, कॉमन है, एक ही चीज है। तो ये अहम पॉइंट था ख्वाजा नाज़मुद्दीन का, और इससे लोग जो थे वो मुतनफ़र हो गए ख्वाजा नाज़मुद्दीन से, और उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ था वो गिर गया। इन्होंने अपनी कोशिश भी की दूसरे मुल्कों से, अदर कंट्री से बरामद करने की आटे को, गंदम को, और 1.5 करोड़ डॉलर, लिखे जी, 1.5 करोड़ $1.5 करोड़ का मुआहदा किया। किसके साथ जी? अमेरिका के साथ। अब $1.5 करोड़ का मुआहदा किया अमेरिका के साथ गंदम मंगाने के लिए। गंदम वीट मंगाने के लिए हमने किया, लेकिन इनकी बदकिस्मती कह लें कि इनके दौरे हुकूमत में वो गंदम ना पहुंच सकी, और जब इनकी हुकूमत खत्म हो गई तो उसके बाद जो थी मोहम्मद अली बोगरा जो थे तीसरे वजीर आजम, उनके दौरे हुकूमत में वो गंदम पहुंची। तो इस तरह जो मामला थे सेटल डाउन हुए, अपनी रवानी पे आ गए, गंदम का जो बुरहान था वो खत्म हो गया। लेकिन इनकी बदकिस्मती कह लें कि इनके दौरे हुकूमत में जो वायदा हुआ था गंदम नहीं पहुंच सकी थी, और गंदम का बुरहान उसी तरह ही रहा था। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, मैं इसको अरेज कर दूं क्योंकि जगह शॉर्ट है। अब जो इनका तीसरा अहम पॉइंट है, खत्मे नबूवत। खत्मे नबूवत का वाकया या खत्मे नबूवत, ये सवाल भी पेपर में आ सकता है कि खत्मे नबूवत का वाकया किसके दौरे हुकूमत में पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके पहले दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टरशिप में आया? तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। ये सवाल भी अहम है, इसको याद करें। बहुत कम लोग इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि खत्मे नबूवत में असल में खत्मे नबूवत का जो असल वाकया जो लोग ज़हन में रखते हैं वो भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रखते हैं, क्योंकि उस वक्त कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, असेंबली में ये बिल पास हो गया था, और उस वक्त ही लोगों के माइंड में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का जो वाकया है 1971-2-3 के वाइल का। तो लेकिन ये जो वाकया है ये बेस है, रूट काज थी। खत्मे नबूवत का वाकया अहम वाकया है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में हुआ। ये आप सब लोग जानते ही हैं कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, इसने, ये झूठा नबी था, इसने नबूवत का दावा कर दिया। तो मुसलमान जो थे वो उसको नबी नहीं मानते थे, वो बल्कि इसको काज़िब कहते थे। और लेकिन जो पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान, ये कादियानी थे, ये अहमदी थे। इनको अहमदी भी कहते हैं, अहमदी, कादियानी भी कहते हैं। सर ज़फ़रुल्लाह खान जो पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, ज़फ़रुल्लाह खान ही वाज अहमदी बाय मसलक कह लें, सेक्ट कह लें कि ये अहमदी थे, कादियानी थे। इन्होंने कराची के अंदर 1952 में कराची के अंदर, गालिबन मई 1952 के अंदर इन्होंने कराची में एक जलसा हुआ अहमदियों का। कराची में जलसा हुआ
और जो जफरुल्लाह खान थे ये उस जलसे में एज अ चीफ गेस्ट थे और उन्होंने शिरकत भी की। शिरकत किस तरह की? फुल प्रोटोकॉल के साथ, कि जिस तरह एक वजीर होता है उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, उस हिसाब से ये उस जलसे में गए, जिसको देखते हुए जो मुसलमान उलमा इकराम थे उन्होंने एहतजाज किया कि पाकिस्तान के वजीर खारजा को इसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, ये अहमदी हैं, कायदियानी हैं, ये गैर मुस्लिम हैं। तो उन्होंने जब एहतजाज किया, एहतजाज का सिलसिला बढ़ गया, तो पुलिस ने क्या किया कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जो सर जफरुल्लाह खान थे इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। ये जलसा जुलूस छोड़ के भाग गए, लोग डंडे लेकर इनके पीछे हो गए। तो पुलिस ने दरमियान में आके मुदाखलत की तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो ये तहरीक फैल गई। उलमा कराम ने मसाजिद में ऐलान कर दिया कि ये दीन का मसला है, इसलिए हर मुसलमान को निकलना चाहिए। जिससे क्या हुआ, देखते देखते ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, बड़े बड़े शहरों में फैल गई। जो पंजाब का जिला है मंटगोमरी, मंटगोमरी जो है जिसका मौजूदा नाम साहिवाल है, साहिवाल के अंदर एम अहमद डिप्टी कमिश्नर था जी, एम अहमद। डिप्टी कमिश्नर मंटगोमरी, इन्होंने क्या किया कि ये भी अहमदी था, कायदियानी था, एम अहमद, अहमदी कायदियानी थी। अब मुसलमानों ने कहा कि इसको भी चेंज किया जाए, जो की पोस्टें हैं, जो बड़ी अहम ओहदे हैं, उन पर जितने भी कायदियानी हैं उनको हटाया जाए। तो अब साहिवाल में भी तहरीक शुरू हो गई, लाहौर में भी तहरीक शुरू हो गई और देखते ही देखते ये तहरीक जोरों पे फैल गई। दफा 144 नाफज कर दी गई, जिसमें से हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। जब मामला ना सुलझे तो जो पंजाब के वजीर आला थे, नाम याद रखना है, पंजाब के उस वक्त वजीर आला थे मियां मुमताज दौलताना, मियां मुमताज खान दौलताना। ये नीचे नजर आ रहा है जी। जो पंजाब के वजीर आला थे मियां मुमताज खान दौलताना, इन्होंने भी इस तहरीक का साथ दिया और उसको बारा, उनके अपने सियासी मकासद भी थे। इसके साथ साथ वो चाहते थे, ख्वाजा नासरुद्दीन के एंटी थे, वो मरकजी हुकूमत को कमजोर करना चाहते थे। तो जब दफा 144 नाफज कर दी गई और हजारों लोग पकड़े गए, तहरीक डंडे, उन पर तशद्दुद हुआ पुलिस की तरफ से, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी जिसका आज का नाम रेंजर्स है, तो इन्होंने बड़ा तशद्दुद किया लोगों पर, जलसे जुलूसों पर, जिससे मजीद लोग भड़क उठे और ये तहरीक पूरे पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा फैल गई और मार्शल लॉ नाफज करना पड़ा जी। 1953 में, 1953 में लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। एक चीज याद रखना है कि लाहौर में मार्शल लॉ कब लगा था? 1953, 53 में जी। इधर नजर आ जाएगा जी, थोड़ा सा कैमरा इधर कर दिया। और जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे जनरल अकबर, जनरल
जनरल अकबर को माशाल्लाह का जी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। जनरल आजम खान, सॉरी जी, जनरल अकबर जो थे ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में थे। जनरल आजम खान, बास का जो है ना जी गुड़ गुड़ हो जाता है इसका। जनरल आजम खान नाम याद रखना है। जनरल अकबर जो थे ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी जो थी, रावलपिंडी साजिश 1951 में हुई, उसमें थे। और जनरल आजम खान नाम याद रखें जी। जनरल आजम खान जो थे ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। और इन्होंने पंजाब के अंदर सैकड़ों लोगों पर गोलियां चला दी। फौज को हुक्म दे दिया कि जो भी जलसा जुलूस करने आए उस पर सीधे फायरिंग कर दो, जिससे हजारों लोग पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कत्ल हो गए थे, मारे गए थे। ये एक बड़ा अहम वाकया था, हजारों लोग। सर ये मार्च की कौन सी तारीख नजर नहीं आ रही, बोर्ड में नजर नहीं आ रहा जी। बोर्ड इधर करते जी, कैमरा थोड़ा सा। हाँ ठीक जी नजर आ गए जी। जी सर नजर आ गया जी। तो जनरल आजम खान ने अब जो है बिल्कुल अमनो अमान कर दिया, सुकून जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। और जो दूसरे मशहूर इजला थे, सरगोदा, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, यहाँ भी उन्होंने बिल्कुल अमनो अमान कर दिया। यानी कि इतने सारे लोगों को मार दिया कि अब तो उठने का नाम ही नहीं लेता था। तो ये एक स्याह बाब था पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। और किसके लिए? खत्म नबूवत के सिलसिला के अंदर ये जो वाकया था ये लेकर बैठ गया। बिल्कुल ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उनकी मकबूलियत सिफर हो गई जब इतनी तादाद में लोग मरे। और जो मौलाना मदूदी थे, एक चीज याद रखें, मुझे याद आ गया, मौलाना मदूदी और मौलाना अब्दुस्तार नियाजी, मौलाना अब्दुस्तार नियाजी, अब मौलाना मदूदी और मौलाना अब्दुस्तार नियाजी दोनों को ही फौजी जो अदालत थी उसने सजाए मौत दे दी दोनों को। सजाए मौत की जो थी उनको सजा सुना दी और जेल में बंद कर दिया। तो इस तरह ये वाकया जो था ये एक टर्निंग पॉइंट था। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की मामला बाहर निकल गए उनके कंट्रोल से। और उन्होंने क्या किया, ये गुस्सा उतारा मियां मुमताज खान दौलताना, वजीर आला पंजाब पर, और उन्होंने उससे इस्तीफा ले लिया। 1953 में उन्होंने वजीर आला पंजाब मियां मुमताज खान दौलताना से इस्तीफा ले लिया। ये भी चीज लिख लें जी, ठीक हो गया, जेल में रखें। जब उन्होंने इस्तीफा ले लिया तो जो पूरा पंजाब था अब उनके शदीद खिलाफ हो गया। जितने भी सियासतदान थे, जितनी भी पार्टियां थी, वो उनके खिलाफ हो गई। और उन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मामला बिगड़ गए, जिसको देखते हुए जो मलक गुलाम मोहम्मद थे, एक तो खुराक का मसला था, दूसरा खत्म नबूवत का मसला था। ये दो बड़े अहम मसाइल थे उस दौरे हुकूमत के अंदर। तो जिससे क्या हुआ कि मलिक गुलाम मोहम्मद ने 17 अप्रैल को जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन है इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। पहली जो हुकूमत बरतरफ हुई 1935 के एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल को इख्तियारात हासिल थे, उसकी दफा भी मैं आपको बता देता हूँ। दफा है 10। 1935 के इख्तियारात जो एक्ट है हुकूमत हिंद का एक्ट, उसकी दफा 10 के तहत, उसकी दफा जी 10 के तहत लिख दूं ये इधर कहीं।
नहीं जी, इस तरह जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत थी उसकी छुट्टी होगी, ख्वाजा साहब की छुट्टी होगी। ख्वाजा साहब ने शिकवा किया गवर्नर जनरल जो थे मतलब गुलाम मोहम्मद से कि ये देखो जी आपने ये क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं गवर्नर जनरल था तो मैंने लियाकत अली खान के साथ ऐसा नहीं किया था, उस वक्त में मामला खराब थे। तो उन्होंने कहा कि ना आप लियाकत अली खान हैं और ना मैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन हूँ, लिहाजा अब जो है आपकी छुट्टी, आप अपने घर जाएं। तो इस तरह उन्होंने एक नया वजीर आज़म जो अमेरिका के अंदर सफ़ीर था मोहम्मद अली बोगरा, उसको नामजद किया और ख्वाजा साहब की कैबिनेट ख़त्म हो गई, यानी कि उनकी वजारत ख़त्म हो गई। ये था आज का हमारा जी टॉपिक। उम्मीद है आपको क्लियर पता चल गया होगा जिसका। हमारा टाइम भी 2 मिनट रह गए हैं जी, पहली मीटिंग एंड होने में 2 मिनट रह गए हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे।